तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ETS टेस्ट सीरीज का हमारा 6 का डिस्कशन, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या था, ऑर्गेनिक का है, सेक्शन का हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तो लिखा हुआ। सबसे पहले क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें क्या हमारा बहुत ही अच्छा सा क्या हमारा एक क्या हमारा एसीटोफिनॉन दिया हुआ है, उसके बाद क्या हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिनाइड दिया हुआ है। और इस पे बोल रहा है कि हमारा ए बन रहा है, ए का हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, क्या हमारा बी बन रहा है, बी को H3PO2 के साथ हिट किया कि हमारा प्रोडक्ट सी बन रहा है। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि हमारा जो फाइनल सी प्रोडक्ट बनेगा वो सी कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या हमारा प्रोडक्ट सी पूछ रहा है, ठीक है। अब ये गिरनार्डियन की रिएक्शन है, गिरनार्डियन की रिएक्शन का तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई जगह यूज करते हैं। तो ये पहली बात तो ये क्या हमारा कीटोन दिया हुआ और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कीटोन को जब भी गिरनार्डियन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा विथ हाइड्रोलाइसिस, यानी H3O पॉजिटिव हाइड्रो। ये क्या हमारा बी जो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर H3PO2 के साथ हीट का सिंबल यानी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा अल्कीन। तो ये बात तो पता चल गया इसमें क्या हमारा अल्कीन बनने वाला है। अब देखो इसमें सबसे पहले ऑप्शन को डिलीट करने की तरीका, ये तो हो नहीं सकता है, यानी डिहाइड्रेशन हीट का सिंबल तो क्या अल्कीन बनाना है, तो सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो अल्कीन ऑप्शन तो सिर्फ एक ही आ रहा है, बिना सोचे समझे भी, अगर बिना कलम चलाए भी अगर इस क्वेश्चन को करना चाहेगा बच्चे तो बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है H3PO2 के साथ हीट का सिंबल दिया हुआ है। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है और अल्कीन का ऑप्शन सिर्फ क्या हमारा एक ही है। अगर आप नहीं भी रिएक्शन लिख सकते हो तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसकी हम सॉल्यूशन करें। ये क्या हमारा एसीटोफिनॉन है और एसीटोफिनॉन की रिएक्शन किसके करने जा रहे हैं, फिनाइल मैग्नीशियम क्या हमारा ब्रोमाइड के साथ। ये क्या हमारे ग्रेनाडिएंट है, ग्रेनाडिएंट क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पे क्या हमारा प्लस चार्ज है। ये क्या हमारा इस पे गया डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या हमारा फिनाइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया ऐड हो गया, Mg इस पे चले गया। तो हम लोग को ये क्या हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना OMG और ये क्या हमारा Br। अब इसकी क्या किए, अब ये बन गया हमारा A तो हमारा ये बना। अब A को क्या कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, तो ये टूट जाएगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यानी यहाँ से क्या चले जाएगा हमारा H प्लस चले जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो क्या बन गया ये यहाँ पे अल्कोहल बन गया CH3OH। ये कितना डिग्री अल्कोहल बना हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बना, यानी ये क्या बन गया हमारा B बना। अब B को क्या करना है हमको H3PO2 ले ले, H3PO4 ले ले, चाहे H2SO4 ले ले, यहाँ पे हीट का सिंबल दिया हुआ है ना। ये क्या हमारा डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो ये देखना एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या बना दिया कार्बोकेटाइन, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, यानी इसमें सबसे पहले इंटरमीडिएट जो बनेगा ये क्या हमारा कार्बोकेटायन बना। ये क्या बन गया हमारा कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन क्या हमारे यहाँ से प्रोटॉन लॉस किया और ये क्या बन गया हमारा अल्कीन में। तो बहुत आसान सा सवाल था, यानी ये क्या बना दिए अल्कीन, यानी ऑप्शन क्या चले गया हमारा थर्ड, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें बिना कलम चलाए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या हमारा ये दिया हुआ क्या हमारा कीटोन है, कीटोन पे क्या हमारा फ्लोरीन NOH और प्रोडक्ट P। अब पूछ रहा है कि इसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन ऑब्टेन बाय द मैकेनिज्म, क्या हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किस मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया SN2 दिया हुआ, E2 दिया हुआ, E1C दिया और SN2। अब जरा ये देखो यहाँ पे ये क्या हमारा फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा, ये क्या बीटा, और बीटा से क्या हमारा CO ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या हमारा ये पुअर टाइप का लिविंग ग्रुप है। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन जो है ये क्या हमारा एसिडिक नेचर का है। बीटा कार्बन की हाइड्रोजन जो है क्या हमारा इस पे क्या लगा फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया ये लिविंग ग्रुप, और कैसा लिविंग ग्रुप है ये क्या हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। और पुअर लिविंग ग्रुप किस मैकेनिज्म में यूज करते हैं हम E1CV में, और उसका E1CV मैकेनिज्म जब भी करते हैं तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन क्या होना चाहिए हमारा एसिडिक होना चाहिए। तो अब ये देखो क्या हमारा ये अल्फा ये बीटा ये CO ग्रुप यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा रहा है -I इफेक्ट के चलते बीटा कार्बन की हाइड्रोजन क्या होगा हमारा एसिडिक होगा। और यहाँ पे जब भी लिविंग ग्रुप पुअर टाइप का और बीटा कार्बन की हाइड्रोजन क्या होगा एसिडिक, और बीटा कार्बन से स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा होगा तो ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक होगा ही। और इसमें तब मैकेनिज्म क्या लगता है हमारा E1CV लगता है। तो यहाँ से क्या हमारा NOH से क्या ले लिए हम
OH माइनस। E1CB मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, बेस जो होता है बीटा कार्बन की प्रोटॉन को लेकर निकल जाता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारा, कार्बो एनायन बनता है। तो ये क्या हमारा इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बो एनायन। स्टेप 1 में स्टेप 1 जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे फास्ट होता है। अब ये किससे क्या हो गया, लिविंग ग्रुप ये निकला और ये क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिया। यहाँ पे मैकेनिज्म जो लगा वो कौन सा मैकेनिज्म लगा हमारा, E1CB मैकेनिज्म लगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा, E1CB। इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, लिविंग ग्रुप क्या हो गया, फ्लोरीन, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन क्या हमारा एसिडिक है, तो ये हमारा E1CB मैकेनिज्म होता है। E1CB मैकेनिज्म में सबसे पहले जो बेस होता है प्रोटॉन एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है, इंटरमीडिएट क्या बनाता है, कार्बो एनायन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन गया, इसमें कार्बो एनायन बना और उसके बाद लिविंग ग्रुप निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट किया, कौन बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ब्रोमोपेंटेन हीटेड विद पोटेशियम इथाऑक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन को हीट किया जा रहा है किसके, पोटेशियम इथाऑक्साइड के साथ इन इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, 2 ब्रोमो क्या हमारा पेंटेन की स्ट्रक्चर लिख लें। 2 ब्रोमो क्या हमारा पेंटेन की स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये क्या हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया 2 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, पोटेशियम इथायो ऑक्साइड, पोटेशियम इथायो ऑक्साइड, ये ले लिए। अब यहाँ पे ये कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा हमारा, E2। अब ये देखो, ये कार्बन अल्फा है, ये क्या हमारा बीटा। यहाँ बीटा पे कितना हाइड्रोजन है, 2, और इस बीटा पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ, 3। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या हमारा कौन सा रूल लगेगा, सेट-जिव्स रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा हमारा, सेट-जिव रूल। सेट-जिव रूल के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसपे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, जो बेस है ये क्या हमारा C2H5O-, इधर से लिविंग ग्रुप क्या हमारा Br निकला, ये बेस क्या किया, प्रोटॉन को लेकर निकला। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है। ये साइमल्टेनियस इसलिए बना दिया क्या हमारा आपका 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकता था, एक तो क्या हमारा सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। सिस भी बनेगा और क्या हमारा ट्रांस भी। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या बना हमारा 2 पेंटीन, ये ट्रांस 2 पेंटीन। अब ट्रांस 2 पेंटीन जो बना इसमें, ये क्या बना हमारा मेजर बना। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें किसका, सिस 2 पेंटीन का, तो सिस 2 पेंटीन क्या बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या हमारा सिस 2 पेंटीन भी बनेगा, लेकिन सिस 2 पेंटीन क्या बनेगा, इसमें माइनर बनेगा। हमको जो पूछ रहा है क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, था मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा हमारा, ये इथायोक्साइड। पहले तो ऑप्शन ये तो क्या हमारा ऐसे दोनों हट गया, ठीक है, सिस 2 पेंटीन ट्रांस 2 पेंटीन, ये ट्रांस पेंटोइन बन गया। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म क्या लगा हमारा, E2 लगा। ये क्या हमारा एलिमिनेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या हमारा, ये कन्वर्सन टाइप का दिया हुआ, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल पे क्या हमारा जॉन्स रिएक्शन डाला हुआ, क्या बना पी पे क्या हमारा ग्रिनार्ड रिएक्शन की रिएक्शन किया गया, तो क्यू बना, क्यू से पे फिर H+ और हीट का सिंबल क्या हमारा R। अब जरा देखते चलो, ठीक है, ये जो है क्या हमारा आपका 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, ये क्या हमारा 2 ब्यूटेनॉल, और 2 ब्यूटेनॉल पे क्या हमारा CrO3 और H+, यानी क्या हमारा ये जॉन्स रिएजेंट दे दिया, क्या हमारा जॉन्स रिएजेंट। अब आपको पता है कि जॉन्स रिएजेंट जो है सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कीटोन में। अब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो क्या बन जाता है, एसिड। तो ये तो क्या बन गया हमारा P बन गया। अब जो P यानी पहला तो क्या हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, इससे क्या बन गया कीटोन। अब कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, नंबर 1 क्या लिखा हुआ हमारा, ये फिनाइल मैग्नीशियम क्या हमारा
ब्रोमाइड, तो ये ग्रीनहार्ड एजेंट है। कीटोन को जब भी ग्रीनहार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करें कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री। और नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, H3O पॉजिटिव। तो ये देखो ये क्या हमारा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये यहाँ से क्या हमारा CH3 लग जाएगा और इसमें क्या हमारा H प्लस क्या किए हम ऐड करवा दिए, एक स्टेप कम कर लिए हम, एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हमारा एक मिथाइल लग गया, ये क्या हमारा CH3 और ये क्या लगा हमारा OH, है ना। तो अब ये बन गया क्या हमारा, जो ये बन गया क्या हमारा Q, ये क्या बन गया हमारा Q बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल को फिर क्या किया, H प्लस की प्रेजेंस में, यानी इसका डिहाइड्रेशन किया जा रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या किया जा रहा है, हमारा डिहाइड्रेशन किया जा रहा है। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल को H प्लस मतलब H2SO4 हम ले लें या H3 पॉजिटिव ले लें, या इस पे क्या हमारा H प्लस लिख दे, हीट का सिंबल, तो मतलब क्या हो गया डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल से डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जब भी कराते हैं तो अल्कीन बनता है और ऑलवेज में सेडजीव रूल लगता है, ठीक है। अब सेडजीव, अब यहाँ से देखो जैसे ये क्या हमारा H प्लस यानी इस पे अटैक किया, यानी यहाँ से क्या लॉस हो गया हमारा H2O लॉस हो गया, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या हमारा पहला स्टेप 1 यहाँ से इंटरमीडिएट क्या, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना हमारा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या किया, प्रोटॉन लॉस कर दिया। तो प्रोटॉन लॉस करने के बाद अब जो हम लोग को प्रोडक्ट क्या हमारा ये वाला मिल गया, यानी ये क्या 1 2 3 4, यानी क्या हमारा 2 मिथाइल क्या हमारा ब्यूट 2 इन। देखो ऐसा प्रोडक्ट है क्या, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो यानी ये कौन सा 2 मिथाइल 2 ब्यू, ये एक ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था। इस पहले क्या हमारा कीटोन बना, कीटोन को गिरा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को क्या किए डिहाइड्रेशन करवा दिए, तो सेडजीव रूल के अकॉर्डिंग क्या बना दिए अल्किन, मोस्ट सर्कुलर अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल, इसमें कौन सा कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखो ये वाला कार्बोकैटायन अगर हम देखें, अगर इसमें हम रिजोनेंस करें तो ये इस पे जाएगा तो कौन बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, ये इस पे चले जाएगा, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज। जैसे से प्लस चार्ज जाएगा ये वाला रिंग इसमें शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेंस, फिर ये इस पे चले जाएगा, इस पे क्या जाएगा प्लस चार्ज, ये इस पे चले जाएगा, फिर क्या मतलब इसमें तीनों रिंग किस में जा रहा है, रिजोनेंस में जा रहा है। अब इसमें देखते हैं ये वाला कार्बोकैटायन के, देखो ये बीच वाले रिंग में क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, अगर इसका रिजोनेंस की बात करें तो ये 2 रिंग सिर्फ रिजोनेंस में जाएगा, ये क्या हमारा 2 रिंग क्या हमारा रिजोनेंस में जाएगा। इसमें क्या हमारा तीनों ही रिंग क्या हमारा कंप्लीट रिंग क्या हमारा तीनों रिंग में क्या हो रहा है रिजोनेंस, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या हमारा रिजोनेंस हो रहा है, मैक्सिमम क्या हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। इस वाले रिंग की बात करें तो इसमें ये देखो ये हमारा इस पे गया डबल बॉन्ड है ना, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये तो कंजुगेट इधर से है ही नहीं, ये इधर से कंजुगेट है ही नहीं। हाँ इधर देखा ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, ये इधर से कंजुगेट है, ये इस पे गया तो कौन बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये इस पे चला, ये क्या हमारा डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला रिंग क्या हमारा रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, नो रिजोनेंस, इस रिंग के साथ कोई भी रिजोनेंस नहीं हुआ, इसमें तीनों रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। इसको देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये क्या डबल बॉन्ड, तो एक रिंग रिजोनेंस में, इसमें तीनों रिंग रिजोनेंस में जा रहा है। इसको देखें तो ये क्या डबल बॉन्ड, इस पे गया प्लस चार्ज, ये आएगा, फिर ये इस पे जाएगा, ये दोनों रिंग क्या हमारा नो रिजोनेंस, ये रिजोनेंस में नहीं गया, तो इसमें तीनों रिंग क्या हमारा रिजोनेंस में जा रहा था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेंस होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगा उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए फर्स्ट वाले क्या हमारा कार्बोकैटायन क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग रिएक्शन कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। अब ये क्या हमारा एनिलीन है, एलिन की नाइट्रेशन किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। ये बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया गया है, और ऐसा आपको बताए थे कि एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पे पैरा के साथ साथ क्या बन जाता है मेटा नाइट्रो एनिलीन भी क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट में कंसिडर हो जाता है। इसमें क्या हमारा कंसंट्रेट HNO3 और क्या हमारा कंसंट्रेट क्या हमारा H2SO4। अब ये क्या होता है
अब ये तो है प्लस आर ग्रुप, कैसा ग्रुप है? प्लस आर, एक्टिवेटर। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसमें से जो ये H2SO4 किसका काम कर रहा है? हमारा एसिड का काम कर रहा है। यहाँ ये एनिलीन क्या हमारा एक बेस का काम कर रहा है। तो इसमें एक तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा ही बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन तो बनेगा ही। ये लगभग कितना हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन 51% के आसपास बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, ये बेस है तो H2SO4 से ये प्रोटॉन H+ क्या है, हमारा बेस है तो प्रोटॉन को गेन करेगा। अगर ये H+ को गेन कर लेगा बेस, तो ये एनिलीनियम आयन में बदल जाएगा, और एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव जो है क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है। ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है। इसीलिए पैरा नाइट्रो एनिलीन के साथ साथ ये क्या बना देगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बना देता है, जो कि क्या हम एनिलीनियम आयन बोले या एनिलीन बोले, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये लगभग कितना हमारा 47% के आसपास बनाता है। और इस केस में जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है ये क्या हमारा लगभग 2% बनाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एनिलीन एक क्या हमारा बेस है, और ये H2SO4 एसिड का काम कर रहा है। यहाँ से प्रोटॉन गेन कर लिया बल जाता एनिलीनियम आयन में, तो ये जो बचा हुआ एनिलीनियम आयन है तो उसमें क्या हमारा ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। इसलिए NO2 किस पे अटैक कर दिया, मेटा पोजीशन पे, और पहले क्या हमारा पैरा पे अटैक किया, तो पैरा से क्या बन गया हमारा, पैरा से आपका बना ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये दो प्रोडक्ट क्या हमारा मेजर बनता है। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है कि ये रिएक्शन दिया, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन पैरा नाइट्रो एनिलीन द प्रीडोमिनेंट, तो गलत है। इसमें ऑर्थो पैरा नहीं बल्कि क्या हमारा ये तो क्या हो गया पैरा, ये क्या हो गया मेटा, पैरा और मेटा क्या डोमिनेंट बनेगा। बी ऑप्शन है पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन आर द प्रीडोमिनेंट, ये क्या हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट है ना। दूसरा है कि HNO3 एक्ट एज एसिड, ये भी गलत है। HNO3 एसिड का ये क्या हमारा ये क्या इसमें सही है, और HNO एक्ट एज एसिड गलत। ये क्या हमारा किसका काम करता है, HNO3 इस रिएक्शन में किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। H2SO4 एक्ट एज एसिड, ये क्या हमारा सही है। अब ये तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। क्या हमारा A and C आर करेक्ट, गलत है। इसमें क्या हमारा एक तो बी क्या हमारा सही है, दूसरा क्या हमारा डी, तो ए एंड फर्स्ट ऑप्शन तो क्या ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी तो क्या हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद ए एंड डी आर करेक्ट, डी क्या हमारा ए और डी, तो ये भी क्या गलत है क्योंकि पैरा और ऑर्थो बनता नहीं। उसके बाद है क्या हमारा बी एंड डी आर करेक्ट, ये देखो बी एंड डी आर क्या हमारा करेक्ट। बी में क्या पैरा नाइट्रो एनिलीन मेटा नाइट्रो एनिलीन क्या हमारा प्रीडोमिनेंट, और डी क्या हमारा H2SO4 एक्ट एंड एसिड है ना, H2SO4 एसिड का भी काम करता था, ये क्या हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्या हमारा एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। प्रोटीन, तो आपको पता है कि प्रोटीन किससे, प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन हमेशा किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन किस में चले गया हमारा एमिनो एसिड, यानी ए का क्या हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ देखो दो ही ऑप्शन बन रहा है, 2 और क्या हमारा फोर्थ बन रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ट्राइग्लिसराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये तो कई बार बता चुके हैं। मोनोसैकेराइड किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर आता है, यानी बी का सेकंड, ए का 4 और बी का सेकंड। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्या हमारा, नहीं ए का क्या हमारा 4 और बी का फर्स्ट, ए का क्या हमारा 4 और बी, ए का 4 और बी का क्या हमारा फर्स्ट, तो ये क्या हमारा सेकंड नंबर जा रहा है। ए का 4 क्या हमारा एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट क्या हमारा मोनोसैकेराइड है। उसके लिपिड ये सभी को पता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, लिपिड होता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से ही क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बन जाता है, तो ये क्या हमारा लिपिड जो है क्या हमारा एक ट्राइग्लिसराइड, यानी सी का क्या हमारा आ गया सेकेंड, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का क्या हमारा सेकेंड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जब पेंटोज शुगर के साथ आपका बेस लगता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और पेंटोज शुगर पे फॉस्फोरिक एसिड लगता है तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए जो होता है क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड
टाइड्स होता है, ठीक है। डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड में क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड को ही न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, इसी को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यानी ये हमारा सेकंड ऑप्शन गया। ए का क्या आ गया, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड। बी क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया हमारा मोनोसैकेराइड। सी क्या हमारा लिपिड, क्या हो गया ट्राइग्लिसराइड हो गया। और डी क्या न्यूक्लिक एसिड, क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, what will be the product of the reaction between A and B in presence of sodium ethioxide? A is prepared by hydrolysis of calcium carbide। A किससे बनाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस से। और B is prepared by the reaction of ethyl alcohol with PCC reagent, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि ए और बी के हमारा व्हाट विल द प्रोडक्ट, ए और बी के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथायोक्साइड, जिसमें बोल रहा है कि ए किससे बन रहा है, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बनाता है हमारा एसिटिलीन बना देता है। ये क्या बना देगा हमारा एसिटिलीन, मतलब क्या हमारा इथाइन बना दिया, एसिटिलीन इथाइन बना दिया। अब कह रहा है कि नहीं, बी जो है, बी पे क्या डाल रहे हैं हम, इथाइल अल्कोहल पीपीसी। ये तो क्या हमारा, ये इससे ए बन गया ये। अब बी में क्या हमारा इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल पे पीसीसी रिजेंट। तो ये क्या हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें पीसीसी रिजेंट डालेंगे तो ये क्या बना देगा हमारा एसिटल डिहाइड बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि नहीं, ए और बी के बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम इथायोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना। तो ये देखो, ए तो क्या हमारा एसिटल डिहाइड है, ये क्या हमारा एसिटल डिहाइड। और बी क्या हो गया हमारा, नहीं ये बी है, एसिटल डिहाइड क्या हमारा, ये क्या हमारा बी है। और एसिटिलीन जो है क्या हमारा, ये क्या हमारा ए है। अब ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथायोक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये देखो, ये सोडियम इथायोक्साइड है, सोडियम इथायोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये C2H5ONa+, है ना। तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव जो है ये H को लेके निकल जाएगा, तो ये बना देगा क्या हमारा कार्बो एनायन, यानी ये क्या बन जाएगा डेल्टा नेगेटिव। अब ये देखो, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव C नेगेटिव, इसमें क्या हो गया हमारा ऐड हो गया। तो ये क्या हमारा CH3O नेगेटिव H, ये कार्बन कार्बन क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड, और इस पर फिर प्रोटीनेशन हो गया H+, यानी कहाँ से अल्कोहल से आ गया H+, तो ये बना दिया क्या हमारा अल्कोहल। और इधर क्या हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, यानी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड अल्कोहल, तो ये क्या हमारा थर्ड आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है ये क्या हमारा इंटीजर टाइप का, नंबर ऑफ कंपाउंड विच स्लोली रेस्मिनाइज इन एडिशन ऑफ SbCl। SbCl जो Sb है क्या हमारा एंटीबॉडी, ये क्या हमारा एक क्लोरीन एक्सेप्टर होता है। और एक वर्ड आया यहाँ पे रेस्माइज, रेस्माइज वर्ड, यानी रेस्मिक मिक्सचर किस में होता है हमारा SN1 रिएक्शन में होता है। और ये रेस्मिजाइजेशन वर्ड वहीं पे आएगा, यानी जब क्या हमारा रेस्माइज वर्ड क्या हमारा SN1 में आता है, और यानी वहाँ पे R भी बनेगा और क्या हमारा S भी बनेगा, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और रेस्मिजाइजेशन वर्ड का मतलब हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और रेस्मिजाइजेशन तभी होगा जब कार्बन क्या होगा हमारा कायरल होगा, कार्बन क्या होगा हमारा
कायरल होगा तभी क्या होगा, रेशमाइज प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें पहले पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच स्लोली रेशमाइज्ड, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारा रेशमाइज प्रोडक्ट देगा। तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है ये क्या हमारा रेशमाइज्ड क्या हमारा प्रोडक्ट देता है, रेशमिजाइजेशन होता है। और रेशमिजाइजेशन का मतलब यहाँ पे हम स्टेरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब क्या, हमारे इसमें कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। तो अब कायरल कार्बन किसमें किसमें है, देखो इसमें कार्बन क्या हमारा कायरल है, तो इसमें रेशमाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कार्बन क्या हमारा कायरल है, तो यानी और इसमें क्या हमारा, इससे जब क्या हमारा SbCl5 डालेंगे तो ये क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, इंटरमीडिएट क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बना देगा। और कार्बोकैटायन का पीजेड ऑर्बिटल क्या हमारा वैकेंट है, इसीलिए अब इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो इससे दो प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक प्लस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ऐसा यानी प्लस और माइनस कितना परसेंट, ये 50-50% बनेगा। 50% क्या हमारा प्लस बनेगा और 50% क्या बनेगा हमारा माइनस, यानी क्या हमारा रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। यानी ये कार्बन क्या हमारा कायरल है। तो इसी तरह से सब में इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी कार्बन कायरल है तो इसमें भी क्या बन जाएगा, रेशमाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें भी कार्बन क्या हमारा क्लोरीन है, यहाँ से Cl हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रेशमाइज प्रोडक्ट बना देगा। और इसमें देखो यहाँ से क्लोरीन अगर हम हटा भी दें तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन रेशमिजाइजेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या दो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिएजमेंट होगा, फिर कार्बन क्या हमारा कायरल तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारा कायरल कार्बन जो लिविंग ग्रुप है वो कायरल कार्बन पे नहीं लगा, इसलिए क्या हमारा नहीं देगा, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, इसके आंसर क्या हमारा 3 हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट, क्योंकि रिएजमेंट कितने बार हम करते हैं, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है, हाउ मेनी फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लिबरेट CO2 गैस। इसमें कितने कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस देगा। तो ये क्या हमारा एसिड बेस्ड फिजिबल रिएक्शन से, जब भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है, और ये एसिडिक सॉल्ट क्या हमारा उन्हीं कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जो इससे फिजिबल रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट क्या हमारा वीक एसिड का होना चाहिए और कंपाउंड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगा, अदरवाइज रिएक्शन क्या हमारा फिजिबल नहीं होगा। तो अब जरा ये देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो फिनॉल ये सोडियम कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है, ये क्या हमारा फिनॉल से क्या होता है, वीक एसिड होता है, और तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो जाए, इसलिए फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट क्या हमारा कर जाएगा। तो पहला क्या हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक 2 हाइड्रोक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड को ही क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे देगा और CO2 गैस क्या करेगा, इवोल्व कर देगा। ये क्या हमारा NaHCO3 के साथ किए, तो ये क्या हमारा सोडियम सैलिसाइलेट बना देगा, सोडियम सैलिसाइलेट। और ये क्या हमारा CO2 प्लस क्या हमारा H2O गैस क्या कर देगा, ग्लीच कर देगा। तो एक तो ये सैलिसाइलिक एसिड दे देगा, दूसरा थाइलिक एसिड। तो थाइलिक एसिड ये होता है, तो थाइलिक एसिड जो 2 नंबर का है ये भी इसके साथ क्या करेगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या हमारा रिएक्शन दे देगा, NaHCO3 ये भी रिएक्शन दे देगा। तो एक तो ये हो गया थाइलिक एसिड हो गया, दूसरा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी क्या हमारा एसिटिक एसिड से क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए पिक्रिक एसिड पे भी क्या करेंगे, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो ये भी क्या हमारा फिजिबल रिएक्शन बहुत आसानी से दे देगा। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे डाले ये क्या हमारा सोडियम पिक्रेट बना देगा, सोडियम क्या बना देगा, पिक्रेट बना देगा। और इसमें भी क्या हमारा CO2 गैस क्या हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन क्या हमारा फिजिबल है, पिक्रिक एसिड है ना। फिर रेसिकिनॉल, रेसिकिनॉल क्या हमारा फिनॉल हो गया है ना। 1,3 बेंजीन डायोल को क्या बोलते हैं, रेसिकिनॉल। 1,3 बेंजीन डायोल को क्या बोलते हैं, रेसिकिनॉल। तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये क्या हमारा, इस पे अगर सोडियम बाइफिनॉलिक कंपाउंड है, ये क्या हमारा
ये रिएक्शन नहीं देगा, इसमें CO2 नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये नहीं दिया। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड किसका, फिनॉल का ही दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ये क्या हमारा फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है हमारा कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो इस पे भी क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये नहीं दिया, ठीक है। एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या हमारा, ये होता है 2-एसिटॉक्सी क्या हमारा बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं एस्प्रिन। इसमें क्या हमारा एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए क्या हमारा ये एस्प्रिन हो गया। तो ये रिएक्शन क्या हमारा दे देगा एस्प्रिन। एस्प्रिन भी क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन फिजिबल दे देगा। एनिसॉल, एनिसॉल ईथर है तो ये कहाँ से देगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये भी नहीं दिया एनिसॉल। एनिसॉल क्या हमारा नहीं दिया। उसके बाद टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड आपको पता ही है ये तो दे ही देगा, इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो बिल्कुल आसानी से दे देगा। ये क्या हमारा टार्टेरिक एसिड क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये टार्टेरिक एसिड दे दिया। तो कितने कंपाउंड दे दिया, 1 2 3 4 5। इसका आंसर कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। 5 क्या हमारा फिजिबल रिएक्शन है जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या दे देगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो है फिजिकल वाले सर आएंगे, आगे आपको डिस्कस। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ETS टेस्ट सीरीज़ जो 6 वाला पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। होपफुली आप सबके पेपर बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, आपको सोल्यूशन बहुत टाइमली मिल रहा होगा पेपर का वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। ETS टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, फिजिकल का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। तो आपको देखेंगे क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का दिया गया 60 यूनिफाइड मास में, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.1 ग्राम पर मोल दिया गया। तो मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज, मोलारिटी हमसे पूछा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जेईई में बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है क्या है, कंसंट्रेशन टर्म में जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं उसमें मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनमें आपस में रिलेशन होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बच्चों क्या है यहाँ पे, आपको क्या क्या दिया गया है इसको देखिए। तो सबसे पहले एक सोल्यूशन है और कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, यूरिया जो है 120 ग्राम मिलाया गया। तो सबसे पहले इसका समझते हैं कि हमसे पूछा गया है मोलालिटी, मोलारिटी। तो ये होता है डेंसिटी किसकी, सोल्यूशन की अपान मोलारिटी माइनस मोलर मास है ये किसका, सोल्यूट का रखते हैं अपान में 1000। ये तो होता है इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। ये क्या है रिलेशन, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले डेटा हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया गया, डेंसिटी ग्राम पर ml में होनी चाहिए, वही दी गई है 1.15 इंटू मोलालिटी आपको निकालनी है। मोलर मास यूरिया का होता है बेटा 60 दिया गया है अपान 1000। अब मोलालिटी नहीं दी गई तो साइड में मोलालिटी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट सोल्यूट का कितना है 120 ग्राम, अपान आता है मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 और इंटू सॉल्वेंट कितना दिया है 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, कितना दिया है 1 kg वाटर दिया है। तो मोलालिटी आ जाएगी 2, मोलालिटी स्मॉल m से लिखते हैं 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करिए, एक जीरो काट दिया और उसके बाद जो है यहाँ से अगर मोलालिटी हम लोग यहाँ से मोलालिटी निकालनी है आपको तो क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों 1.15 अपान कैपिटल M इक्वल टू 1/2 प्लस का 6 अपान 100, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है सिंपल है इसलिए आप कर लेंगे। तो यहाँ से फिर आंसर अपना आ जाएगा 2.05 मोलर, यह है मोलारिटी। तो ये अपना क्या रहेगा आंसर। तो 4th आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज है लीस्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात की गई है, इसको यहीं पे हम समझाते हैं। तो बेटा बॉन्ड एंगल सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, किसकी, सेंट्रल एटम, ठीक। कब, अगर लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो क्या रहे, सेम रहे स्पेसीज में।
ये है। अब O2 मॉलिक्यूल दिया है, O2 को समझ लेते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो O2 मॉलिक्यूल लीनियर है और इसके बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है 180। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा किससे, PH3 का, और PH3 से ज़्यादा होगा किसका, ASH3 का। और हम सब जानते हैं कि अमोनिया का एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल है वो वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन होता है ये। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल बेटा आता है 10, कितना आता है 107 डिग्री, 107 ये आता है। तो अब इसका ज़्यादा फिर नीचे जाएंगे कम मिलेगा। तो सबसे कम जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल सबसे कम आपको मिलेगा बच्चों किसका, आर्सेनिक, इस वाले का। तो आंसर सेकंड अपना सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। चलिए फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखिए सब लोग। फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है 350 केल्विन। अब हमें 4-5 प्रोसेस दिए गए, ABCD करके नाम दिया गया, और डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज का जो है चेंज की वैल्यू दी गई है। द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द गिवन डेटा, और ये जो डेटा दिए हैं इनसे हमें नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस निकालने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स होकर करिए, 100% सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए एकदम रिलैक्स होकर करिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, चलिए सिंपल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये होता है बच्चों, बात समझ गए। अब यहाँ पे केस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है स्पॉन्टेनिटी के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे डेल्टा G सबको पता है, डेल्टा G अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G बराबर अगर पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा G बराबर 0 होता है तो प्रोसेस होता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पहला, तो ये हमें पता है। ए के लिए बात करते हैं। तो अब ए के लिए बच्चों क्या रहेगा, डेल्टा G की बात करते हैं। डेल्टा G ए के लिए अब यहाँ पे ये दिया है 35 इंटू कैल्विन। ये ध्यान रखना, देखो बहुत छोटा सा कैल्विन, किलो जूल में वैल्यू दी, किलो जूल में। तो किलो को आप बदलना पड़ेगा, आपको यहाँ 1000 लगाना पड़ेगा। और माइनस का टेम्परेचर दिया है 350 इंटू कितना 15, ये दिया गया इक्वल टू। देखिए अब ये तो हो जाएगा 3500 माइनस का, इसको करेंगे तो 5205 इतना आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो भी है, तो अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव होने का मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला तो कैसा हो गया, यहाँ लिखते जाइए नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, बी के लिए बात करते हैं। डेल्टा G बी प्रोसेस के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, अब इसमें अगर आप ना भी करो तो देखिए वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ वैल्यू की जरूरत नहीं, समझो ध्यान से, डेल्टा H माइनस T, और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, ये बोलना है। तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H प्लस T, इतना आ गया। अब वैल्यू सबकी दी गई है, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पूरा हो गया। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये भी प्रोसेस कैसा हो गया, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, 2 गलत हो गए। सी की बात कर लेते हैं। अब सी में देखो मज़ेदार बात, फिर से अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सी प्रोसेस के लिए इंथैल्पी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। टेम्परेचर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। टेम्परेचर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा H क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस हो गया, ये वाला प्रोसेस हो गया बच्चों स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, तो पहला प्रोसेस आया स्पॉन्टेनियस, कौन सा, सी वाला स्पॉन्टेनियस आ गया। अब बात करते हैं डी के लिए। डी के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूं बच्चों, एक हो चुका है, ध्यान रखना डी के लिए। अब डी के लिए देखिए सभी लोग, प्रोसेस डी के लिए डेल्टा G बराबर, अब इसमें क्या दिया गया है, ये वाली वैल्यू कैसी दे दी गई, माइनस। ये कैसी दे गई, माइनस, और माइनस में 40 और इंटू 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, किलो में है, और माइनस का 15 पहले मल्टीप्लाई कर चुके थे, ये 52, 50 जो भी इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू, अब ये माइनस है और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ पे सल्फर नेगेटिव है ना, डेल्टा इसकी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी,
ज़्यादा और ये वाली कम, तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो डी वाला भी कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। जल्दी से हम लोग ई चेक करते हैं डेल्टा जी ई के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा इंटू 1000 10 दिया डेल्टा एच, और माइनस का बच्चों यहाँ क्या लिखोगे 300 और वैल्यू में रख लें, चलो 350 इंटू 15 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 10,000 और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी इतनी करके। तो अब फिर से बच्चों ये 10,000 है, ये क्या है ज़्यादा है इससे, तो ये वाली वैल्यू फिर आ गई पॉजिटिव, यानी ये प्रोसेस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितने स्पॉन्टेनियस हैं, 2 प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो पहला वाला आंसर क्या है, सही है। फर्स्ट आंसर क्या है बच्चों, पहला वाला आंसर अपना सही था। समझ गए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन हैव सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी का क्वेश्चन आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना किस में सेम है। अब देखिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है, पूरा प्रोसेस अगर आप लगाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। अब इसमें कुछ स्पेसीज आपको कॉमन लग रही हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों जो है ऑक्सीजन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, NO में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं NO 8 और 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, और CN में जो इलेक्ट्रॉन है CN में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 13 और 1 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं नाइट्रोजन में भी, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर में। फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ पहले मैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। 15 का निकालिए, 15 का ध्यान रखना, जो भी 15 इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसीज होंगे उन सभी में हम यही लगाएंगे, मतलब सेम मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ कितना आता है 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो जब फिलिंग करते हैं 14 तक फिलिंग होती है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें होते हैं 10 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो इस तरीके से 14 का जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 15 होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बढ़ेंगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हो चुके हैं। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 5/2 इक्वल टू 2.5। अब देखिए बच्चों 15 जहाँ भी रहेगा, तो अब मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए सभी लोग, तो अब पहले में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5, दूसरे में 2.5 और तीसरे में क्या आ गया 3, मतलब पहला आंसर हो गया गलत, ठीक है। अब मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ, किसको सेकंड को। साइनाइड आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर तुरंत लिखिए ध्यान से 3 और N2 प्लस, और N में भी कितना होता है 3 और N2 प्लस की हम बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना, नाइट्रोजन में सभी को पता है N2 स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। 3 बॉन्ड ऑर्डर, CN में हमने भी आपको निकाल के बताया 14 इलेक्ट्रॉन है। अब N2 में चेक कर लेते हैं, N2 में N2+1 में, तो N2+1 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होगा 7 और 2 में कितने होंगे 14, एक प्लस आ गया मतलब 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 13 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सुनो 14 वाले में जब बात कर रहे थे तो 14 इलेक्ट्रॉन में क्या था 10 थे, किसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग, 4 एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें अगर हम ऑर्बिटल आपको बना के दिखाना चाहें तो 14 में क्या होता है इस तरीके से, और फिर ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ पे आते हैं कौन से पाई 2p x, पाई 2p y, और यहाँ पे बेटा आता है z। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए निकलेगा कहाँ से, जब 14 में से 13 एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो इसमें सिग्मा 2pz यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो 13 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या आ जाएगा बराबर, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक निकल जाएगा, तो 2 इसमें 4 और उसके बाद 2 इसमें 6 और 2 8 और 1 9, और एंटी बॉन्डिंग में 2 रहेंगे ही। तो अब बस ये वाली बात आपको समझनी थी। तो π/2 यानी 2.5 आ गया, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर
इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 2.5, यानी ये की भी क्या हो गया गलत। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ तक गलत हो गया क्योंकि इसमें 3 और इसमें ये गलत हो गया। आगे देखें, अब बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना है, N2 निकाल लिया 2.5, O2 प्लस का आप निकाल चुके हो, कितना बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, NO का निकाल चुके 2.5। आगे आपको जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। N2 में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, आपको कितना बताया यहाँ पे, इस वाले में भी 2.5, NO में बॉन्ड ऑर्डर निकाला कितना 2.5, O2 में पहले निकाल चुके कितना 2.5, यानी तीसरा आंसर सही है। समझ गए बात को, आगे बढ़े। अब एक नया क्वेश्चन, एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। काफ़ी बच्चों ने, हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन रीनियम, यह है, ठीक है, किसका है, रीनियम, ReCl+2, ठीक है। तो अब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब एक नई चीज़ है, यहाँ पे सब लोग बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा रेयर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे बॉन्ड अलग सा बनेगा और बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित कंपाउंड में बनता है। तो सबसे पहले क्या है, रीनियम यहाँ पे है, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ ना बता के मेन चीज़ ही बताता हूँ, स्ट्रक्चर बना के। सबसे पहले इन दोनों के बीच में 4 बॉन्ड बनते हैं, कितने, 4, और Cl जो है वो इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। सिमिलरली आपको पता है P बॉन्ड बनता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, और सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अब सिंपल सी कहानी यहाँ पे और समझिए। जैसे जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड होता है सिग्मा, कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल है तो एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। कार्बन कार्बन ट्रिपल तो सिग्मा प्लस पाई यानी 2 पाई होते हैं। और अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच तो कभी 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, दूरी कम होती है, रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड कोई एटम के बीच में बन रहे हैं, जैसे इधर बात कर रहे हैं, और इस बॉन्ड का नाम भी एक होता है क्वाड्रल बॉन्ड, ऐसे करके इसको बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, 4 अगर बॉन्ड रहेंगे तो 4 बॉन्ड में क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक होगा सिग्मा, और इसमें 2 होते हैं पाई बॉन्ड, 2 कितने होते हैं, पाई, और एक बनता है डेल्टा बॉन्ड, एक बनता है डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, जब मेटल के बीच में कोई बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, है एक्सप्लेनेशन इसका भी, उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। इस टाइप के कंपाउंड में जैसे देखो Me है, Me2CO का होल N यानी 10 आता है यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पे कितना रहता है बच्चों, यहाँ पे होल 10, इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। Mn होता है यहाँ पे, Mn2, इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड में। तो मेटल बॉन्ड अगर बनता है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, नाम दे देते हैं, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। तो इस तरीके से इसमें आंसर क्या फाइनल रहेगा, सिग्मा 1 पाई 2 और डेल्टा बॉन्ड 1, ये है। अब पी ऑर्बिटल की ओवरलैप पाई है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, अगर एक्सियल लेटरल ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और एक्सियल ओवरलैपिंग है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सारे लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देख के लग रहा सिंपल मैच द कॉलम का है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही होगी आपसे, पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। तो अब दिया क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनसे आपको सही जो आंसर है वो चूज करना है। आप इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिए तो क्या दिया गया है, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, और दूसरी मजे की बात यह है कि केवल S लास्ट में दिया गया। इसका मतलब ये S ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट है। अब S ब्लॉक के एलिमेंट है तो S ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट A और सेकंड A। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत जल्दबाजी नहीं, बहुत रिलैक्स होकर करिए। जे में प्रॉपर समय होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, गलती नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। अब देखिए
अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, इनको लिख लेते हैं हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। पहला यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं क्योंकि H2 है, तो इधर आएगा यहाँ पे लिथियम, इधर क्या रहता है बेरिलियम। और आप सबको पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2s1 और इसका हो जाएगा 2s2। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की यहीं पे बात कर ले तो सेकंड वाले में फुल्ली फिल्ड होता है, यहाँ पे ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और उसमें क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो IE जो है बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेरिलियम की ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर यहाँ पे अपन आएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, लिथियम के नीचे क्या आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और नहीं भी यहाँ पे तो देखिए इसका रहेगा 3s1, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इसको इधर लिखते हैं। लिथियम के बाद क्या आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका यहाँ पे 3s2 आएगा, कितना आएगा 3s2, 4s1 रहेगा 2 नहीं 1, इसके बाद 5s1, फिर आएगा 6s1। ऐसे यहाँ पे आएगा। बेरिलियम के बाद क्या रहता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो ये रहेगा 2 3 4 5 6, ये 6s2। अब मेन काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं इनको देखिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना इन दोनों का मेनली कॉन्फ़िगरेशन देखना है 6s2 और 6s1, ये दिया है बेरियम। फिर से देखिए तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड की क्या होती है, सेकेंड ए की ज़्यादा होती है फर्स्ट ए से। अब पूरा को अगर कंपाइल करेंगे तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा होगी बेरिलियम की, उसके बाद होगी लिथियम की, फिर आएगी बेरियम की और उसके बाद सबसे कम होगी सीजियम की। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, देखो जल्दबाजी में कई बार बच्चे फिर गलती करते हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये है 2s2 पहले नंबर पे, फिर उसके बाद रहेगा 2s1, फिर रहेगा 6s2 और फिर रहेगा 6s1। बात समझ गए। अब मिलाओ इनको। तो अब सबसे पहले इसका देखो, सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर सेकेंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे क्या है ये, और फोर्थ नंबर पे क्या है ये। तो अब पहले को अगर मिला के देखें, इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना तो पहले एक आप कोई मिला के देख लिया करो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पहले की बात कर लें 6s2 है तो इसकी सेकेंड हाईएस्ट होगी, इसकी बात कर रहे हैं इसकी सेकेंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट वाले का सेकेंड हाईएस्ट मतलब लास्ट से सेकेंड, तो ये सबसे कम और ये 500, इसका आंसर रहेगा 3। क्या रहेगा 3, ध्यान से समझना। और यहाँ पे सबसे मजे की बात है इसका केवल एक ही आंसर है जिसमें ए का थर्ड है और इसमें कोई गलती नहीं है। मिलाना हो तो एक और मिला लो। अब यहाँ पे जैसे ये 2 दिया है सबसे हाईएस्ट यानी हीलियम, बी का आंसर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए 4। तो क्या बी का 4 दिया, अरे बिल्कुल मिल गया। अब कोई चिंता नहीं, आप इसको टिक कर दो, अब दिक्कत नहीं है। रीजन क्योंकि 2 है ही नहीं ना कॉमन, तो बस बाकी आपको मिलाना बता ही दिया। समझ गए सब लोग। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में चीज़ हमेशा आप देखा करिए कि अगर मैच द कॉलम है एक प्रॉपरली मैच करके और अपन 100% श्योर हैं तो फिर उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा कई बार डर रहता तो एक आधा और चेक कर लो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया पहले समझिए। एन अमीनो एसिड कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप हुज pKa वैल्यू are 3.30 and 9.0 respectively. The value of pH at this iso, एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। क्या यूज किया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। इज यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे pH पूछा है, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे pH एंड इट इज क्या है अमीनो एसिड, और इसमें नेचर दिया है सोल्यूशन का न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे फिल करना है। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे सही ऑप्शन। बहुत रिलैक्स होके क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या है, अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक का पार्ट है मेनली वो। लेकिन फिजिकल में पीएच पूछा तो फिजिकल में आ गए, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे एक वर्ड आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अगर पता है बहुत अच्छा, नहीं तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बहुत सरल क्वेश्चन है।
केवल और केवल अगर अभी देखना, अभी आप देखोगे कि सर कितना सरल क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट ना पता हो तो दिक्कत आई हो तो समझ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है देखिए, अब अमीनो एसिड का सोल्यूशन है, यहाँ पे अमीनो एसिड का सोल्यूशन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो अमीनो एसिड है, क्या है, अल्फा अमीनो एसिड जो मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड या बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, इस पे जो नेट चार्ज है बेटा क्या है, नेट चार्ज क्या हो जाए, बिकम जीरो, नेट चार्ज क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और नेट चार्ज जीरो हो गया यानी यहाँ पे तो सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब मजेदार बात देखिए, समझिए सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड पे जब नेट चार्ज, टोटल चार्ज क्या आ जाए, जीरो, तो चार्ज जिस पॉइंट पे जीरो होता है उसी पॉइंट को बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब सबसे बड़ी बात देखिए, एसिडिक गलत, बेसिक गलत, बेसिक गलत, यानी न्यूट्रल आ गया। क्या आ गया, न्यूट्रल। सबसे पहले आंसर मिल गया, अपना आंसर मिल गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बट चूंकि सीख रहे हैं तो अभी देख लीजिए क्या करना है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन का पीएच जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इनके जो pKa वैल्यू हैं, कांस्टेंट है, इनका औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एवरेज। और एवरेज क्या, तो लिखोगे pKa1 प्लस pKa2 अपान क्या लिखोगे, 2। देखिए अभी ध्यान से कितना सरल, 3.30 प्लस का 9.0 अपान 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12.3 अपान कितना 2, तो ये आ जाएगा 6.15। तो पहला वाला फिर से करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया सभी को, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे के लिए आप कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको अपना ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं पता है तो अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 47। बहुत सिंपल आ गया क्वेश्चन, पता चल गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। कोऑर्डिनेशन में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी में क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। तो क्या दिया गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN का होल 6 इज फाउंड टू बी 1.1 बोर मैग्नेटॉन BM। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पर मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और समझिए इसको कैसे करना होता है। इसकी एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो म्यू होता है, तो म्यू इक्वल टू बेटा क्या होता है, n, अंडर रूट के अंदर n इंटू n+2 होता है BM, बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैं बताता हूँ बाकायदा बच्चों की, कभी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल देख के करना। जैसे मैं जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया टॉपिक, वो डायरेक्ट इसका क्या टिक करेंगे, 1 टिक करेंगे। ध्यान आ गया होगा, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना 1 टिक करना है, ठीक, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। कैसे देखें, अब यहाँ पे अगर मैंने बताया था n इक्वल टू 1 होगा तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 2, और अंडर रूट 2 ने अंडर रूट आएगा 3। कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1+2 इक्वल टू क्या रहेगा बच्चा, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है। कितनी होती है, 1.73। क्या 1.73 दिया, मतलब n इक्वल टू 1 आ गया, सभी को क्लियर। अब देखो, अगर वैल्यू हमें n इक्वल टू 2 देता है तो म्यू बराबर बेटा कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2 इंटू 2+2, और ये आ जाता है अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू होती 2√2, और इसके बाद 2 इंटू 1.41, ठीक है, तो ये आ जाता है कितना, 2.82, 2.83 या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितना होगा, 2। ये मैंने 2 लिखा था, ये कितना आ जाएगा 2। ऐसे 3, ऐसे n बराबर जब 3 होगा ना, तो यहाँ पे देखिए 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अगर n इक्वल टू आगे के लिए मैं बात 4 है, तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आएगी आप देख लीजिए जाके 4 पॉइंट ऐसे आएगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू देता, समझिए बात को, यहाँ देता 2.83 ऐसे, तो आंसर हो जाता कौन सा, सेकंड वाला। और अगर यहाँ वैल्यू देता 3 पॉइंट समथिंग करके, एकदम सही बात है, तो तीसरा हो जाता। 4 पॉइंट समथिंग देता तो फोर्थ वाला आंसर हो जाता। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, What of the following is least soluble in ethanol? कौन सा इथेनॉल में सबसे कम सॉल्युबल है। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी से संबंधित है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या बोला जाता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। सॉलिड के लिए हम जब बात करते हैं, सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं पानी में, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो होता क्या है,
पोलर सॉल्वेंट, इसका मतलब ये होता है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्यूट बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पानी कैसा होता है, वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक सॉलिड है, वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब इथेनॉल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ वाटर की बात कर ही नहीं रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहा है। तो सबको पता है इथेनॉल जो है बच्चों, इथेनॉल जो है वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें जो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है लीस्ट सॉल्युबल, यानी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाल लीजिए, जो सबसे कम सॉल्युबल होगा पता चल जाएगा। तो अब हम इसमें जब करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलैरिटी, किसके, पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, और पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फिर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डेल्टा EN इस तरीके से। तो अब अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है, देखिए ध्यान से मैं लिख भी देता हूँ, सबसे ज़्यादा पोलर इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर मैं इसी में क्रम लिख दूँ, आप समझिए यहीं पे सबसे ज़्यादा पोलैरिटी रहेगी किसकी, HgF2 HgCl2 इस तरीके से, यानी ये सबसे कम पोलर है। ये क्या है, सबसे कम पोलर। और यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है, पोलर। हमसे पूछा है लीस्ट सॉल्युबल, इसका मतलब ये क्या है, ये लीस्ट सॉल्युबल है, सबसे कम डिसॉल्व होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। लाइक डिसॉल्व, लाइक एक वर्ड वहाँ पे बोल दिया जाता है, ट्रेंड में रहता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो उसी से मैच करके फिर हम उसको पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेटमेंट वाला आ गया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि आयरन, क्या कह रहा है यहाँ पे, आयरन जो है, आयरन कैटलिस्ट है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाइक्रोमेट एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I2 टू I माइनस और I2। तो कह रहा है कि जो I है, I माइनस से क्या इनकी I2 में एबिलिटी है। ठीक है, अब उसके बाद एक कैटलिस्ट की तरह Fe+3 यूज कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे K2Cr2O7 एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में है, एसिडिक में, और यहाँ पे KMnO4 कह रहा है भैया न्यूट्रल में कराना है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है बेटा, दोनों करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बहुत आसानी से I2 को रिड्यूस कर देंगे। तो पहला वाला हो गया ट्रू, पहला वाला क्या हो गया? सत्य हो गया, ट्रू हो गया, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरे वाले में बात कर रहे हैं। अब कह रहा है मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन को समझिए। मैग्नेट आयन होता है -2 चार्ज और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलेंगे पर मैग्नेट, उसको क्या बोलेंगे? पर मैग्नेट, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। ये अंतर होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं इस बात को। तो ये मैं अभी इरेज कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए पहले इसका। तो Mn है, तो Mn में क्या है इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से ही इसको समझ लीजिए, सिंपल बात है बिल्कुल। तो आपको पता चल गया पर मैग्नेट आयन, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों? 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए बात को, इसमें जो है इसका d ऑर्बिटल यूज होता है, और ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे क्या यूज होगा? p ऑर्बिटल। d और p, और इनके बीच यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। इनके बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग। तो अब ये बोल क्या रहे हैं समझ लेते हैं। मैग्नेट आयन इन पर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, है मैग्नेट आयन क्या पैरामैग्नेटिक होता है? पहले तो ये चेक करना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक। तो समझिए इसको पैरामैग्नेटिक कैसे देखेंगे। अब पैरामैग्नेटिक में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बात यहाँ पे सही है, क्योंकि अब इसका इस पे चार्ज कितना देखिए पहले। Mn पे इसमें आप निकालेंगे तो +6 चार्ज है, +6, और +6 का मतलब Mn का बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d कितना? 3d5 4s2 ये रहता है,
ठीक है। अब प्लस 6 आया तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो जब ये लिखोगे तो ये आ जाएगा 3d14s0। तो भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यानी पैरा हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पैरामैग्नेटिक हो गया, और इनके बीच होगा तो बॉन्ड क्या बोला है यहाँ पे, आगे देखिए, इन्वॉल्व पी पाई बॉन्डिंग इन द अबव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो पी पाई नहीं होती, कैसी होती है, पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग होती है। और इसमें भी अगर जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल और इसका वाला तीसरा वाला यूज होगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, इतनी चीज़ सही थी, तो अब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ऑप्शन देख लीजिए आपके, बहुत स्टेटमेंट ट्रू, गलत बात हो गई, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, चौथा वाला आंसर आपका सही है। समझ में आया सभी को, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत बैलेंस पेपर बना है इस बार। मैथ्स लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, फिर से केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का, और ये क्वेश्चन बेस्ड है बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पे रिपल्सन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी पे आधारित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है इस क्वेश्चन की समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें मैच करवाना ज्योमेट्री, फिर से मैच द कॉलम वाला आ गया, एक्टिव मोड में आ जाइए। तो अब मैं पहले वाले का अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, तो XeO का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे है Xe, ये जब बनेगा तो इस तरीके से कहानी है बच्चों, पहले की बात कर रहे हैं। तो ये अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर है, अमोनिया बहुत अच्छे से सबको ध्यान होगा, ये बनता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, 3 बॉन्ड पेयर, और ये होता है पिरामिडल, क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। तो पहले का आंसर हो गया चौथा, और अगर ये 100% सही है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं, 100% ये सही है, तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए, 4th। तो पहले का फर्स्ट गलत हो गया, पहले का थर्ड गलत हो गया, पहले का 4th, यहाँ सही, पहले का ये, एक ही बार में आंसर मिल गया, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे इतने में, बट अभी थोड़ी डिस्कशन, पेपर का डिस्कशन हो रहा, तो सब समझ लीजिए। बी में क्या दिया गया बच्चों, बी पार्ट में अब इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे बनता है। जेनन के सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंपाउंड के, और यहाँ पे एक आता है लोन पेयर। तो अब जो है इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, ये लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं शेप में, तो ये रहेगा स्क्वायर, क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, कैसा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल रहेगा बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल का कौन सा है, ये आ गया। तो देखिए क्या है, दूसरे का भी, ये भी सही बैठ गया। उसके बाद ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये बेटा कैसा होता है, लीनियर, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो ये क्या आता है, लीनियर, बॉन्ड एंगल इसमें 180, लीनियर। तो तीसरे का क्या रहेगा, ये सी का, ये वाला सी का 3 सही है, बी का फर्स्ट आया था। और ये वाला कैसा होता है, ClF3 है, और इसका जो है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको टी शेप बोलते हैं। तो ये आ ही गया इतना, तो इस तरीके से मैच कर लिया। बात समझ गए सब लोग, सारा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिख ही रहा है, जब आपको इलेक्ट्रोड दे दे E0 ई सेल, तो ये किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, समझते हैं। कह रहा गिवन प्लैटिनम H2 गैस 0.1 ATM दिया, हाइड्रोजन में रिडक्शन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, एनोड दे दिया, और इसका यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये दे दिया कैथोड, क्या दे दिया, कैथोड, और ये वाला जो है अपना क्या आ गया, एनोड, ठीक है। तो अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, इनका डेटा दिया था, पोटेंशियल ऑफ द अबव सेल रिएक्शन विल बी, यानी डॉट 10⁻⁻1 में, और यहाँ बनाना है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में बहुत बारीकी बरतनी होती है, आपको बहुत ही रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत ज़्यादा, जब कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होके। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एनोड पे क्या होगा, किस पे, एट एनोड। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इधर लिखते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, H2 जो है वो किस में जाएगा, 2
2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए और इसके करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें ये 0 होता है, भी लिख दीजिए। उसके बाद एट कैथोड, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैथोड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का आ गया। अब कैथोड पे क्या बोल रहा है, दिया क्या गया आपको, पर मैग्नेट आयन दिया गया है और इसका बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये Mn+2 में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, Mn+2 में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं, यहाँ पे इसका है 5 नहीं 7, यहाँ पे कितना है 7 और इधर कितना है +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्या गेन। लेकिन अब इस रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐड करेंगे। ये यहाँ पे विशेष बहुत ध्यान से सब लोग समझना है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे कितने हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कितने हैं 4, कितने ऑक्सीजन है 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 0, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने होंगे। तो अपन क्या करेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पहला बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, फिर देखा हाइड्रोजन अभी इधर कितने आ गए, ऑक्सीजन है ये, ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन है 0 = 4 नहीं है, ये क्या है ऑक्सीजन, कितने थे इधर 4। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 0, तो क्या करना पड़ेगा 8H+ आयन जोड़ देंगे। तो अब ये रिएक्शन जो है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी MnO4 -1 प्लस का 8H+ आयन और प्लस का क्या रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या Mn+2 और प्लस का 4H2O। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, यस ये रिएक्शन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन से लेके सब कुछ, 5 और 1 6 नेगेटिव चार्ज और प्लस का 8 तो -2 प्लस का 2 बचेगा, यहाँ भी +2 बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन अपनी इधर थी 1, ये रिएक्शन 1 थी, ये रिएक्शन 2 थी। अब इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ेंगे और जोड़ने का नेट रिएक्शन बनाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 2 लॉस हो रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस और यहाँ 5 गेन हो रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लॉस और गेन बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे जो है वो रिलीज होंगे कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो अब जब दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन 1 इंटू इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस रिएक्शन 2 इंटू क्या करोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये सिस्टमेटिक तरीके से करना है आपको। ठीक है, पेज को ऊपर लेते हैं अपन थोड़ा, ठीक है। चलिए अब ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए अपन क्या करने हैं वाले, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले इसमें कितना करना है, दूसरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से 2 से। तो समझिए बात को, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, ये आ जाएगा 2MnO4 -1, ठीक है। और ऊपर फिर क्या करना है आपको, H2 ऐड करना है यहाँ पे, या तो H2 पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा H2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना तो 5H2, ठीक है। इधर आएंगे फिर, तो इसमें क्या करोगे, उधर एक ही था, इधर आ जाएगा कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16H+ आयन, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, इनको हम लिख नहीं रहे, इक्वल टू क्या रहेगा इधर, इसमें कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ रहेगा उसमें 5 से, तो कितना रहेगा यहाँ पे 10H+ आयन और प्लस का यहाँ लिखेंगे 2Mn+2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा तो 8H2O आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 8H2O। अब देखो ध्यान से क्या कहानी इसमें बन रही है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन दोनों तरफ हैं, तो इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 5H2 प्लस का 2MnO4 -1 प्लस का 10 घटेंगे 6H+ आयन बचेंगे इक्वल टू इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 2Mn+2 और H+ आयन उधर चले गए, ये आ जाएगा 8H2O, ठीक है। तो ये हमारी आ गई है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन पूरी, इसी को बोलते हैं नेट रिएक्शन। ये क्या हो गई है, नेट रिएक्शन हो गई अपनी सेल की, नेट सेल रिएक्शन। ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हो रही है। अब उसके बाद करना क्या है, हमें लगाना है इसमें ई सेल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा कंप्लीट आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से दूंगा मैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए इसमें। तो सबसे पहले अब क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है ई सेल तुमसे पूछा है बच्चों, क्या पूछा है ई सेल। अब ई सेल कैसे निकालेंगे, देखिए ई सेल बराबर क्या रहेगा, यहाँ होता है E0 सेल
माइनस का 0.059 हम लोग 0.6 लिखेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफ़र हो रहे हैं 10, ऊपर आपको दिख गया था, यहाँ लिखोगे लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा इससे देखिए Mn+2 की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन H+2। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका रहेगा, H2 का, इसका होल स्क्वायर नहीं होल 5 है, होल 5 बिल्कुल गलती ना हो यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे MnO4-1 और इसका रहेगा होल ट्वाइस, और यहाँ फिर H+ आयन की कंसंट्रेशन का होल 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में मैं जो है डेटा अब लिखना पड़ेगा आपको, तो चलिए फिर से यहाँ से लाते हैं डेटा लिखने के लिए क्या क्या। देखिए देखो डेटा एक बार लिख दूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। चलिए डेटा देखिए बच्चों सभी लोग। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ ही लिख देते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक प्रेशर, इसका दिया है 0.1 atm, 0.1 atm। MnO4 की कंसंट्रेशन जो है आपको दी है 0.1, कितनी दी है 0.1। इसका एक और काम करिए, आपके लिए आसान होगा, इसको अपन लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको अपन क्या करते हैं, तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 atm, सिंप्लीफाई आराम से होगा। और ये भी दिया है 0.1, तो ये भी बेटा कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 मोलर। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी, 10⁻⁻2 मोलर, कितनी दी है 10⁻⁻2 मोलर, 10⁻⁻2 मोलर। और उसके बाद Mn की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.01 बोले तो 10⁻⁻2 मोलर। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लेते नहीं है इसमें, ये डेटा हमने रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखिए इसमें अब क्या करना है, बस वैल्यू ऊपर हाई है रखना है, सॉल्व करना है। तो ई सेल इक्वल टू क्या रहेगा आपका, ई सेल इक्वल टू ई सेल। अब ई नॉट सेल में मैं अलग से कैलकुलेट करवा देता हूँ। ई नॉट सेल आपका क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर इसमें जनरली लिखते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, और ये रहता है बेटा कौन सा वाला, LHS साइड वाला, RHS साइड वाला, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है राइट हैंड साइड वाला, और माइनस आता है कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल IPAC के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, और इसका दिया है कितना 1.5 दिया है, कितना दिया है 1.5, कितना दिया है 1.5, माइनस का हाइड्रोजन का 0 होता है, तो ई सेल आ गया, समझ गए सब लोग, कितना आ गया 1.50 वोल्ट आ गया। बस अब इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 1.5 माइनस का 0.06 अपान कितना 100। या इसको भी हम लोग एक बार के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डेसिमल हटाओगे ना ऊपर से, ये वाला डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है 2 जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे 6/1000, और ये आ जाएगा लॉग। अब सारी वैल्यू लिखी गई हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। लॉग ऊपर है mn की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 और इसका है होल स्क्वायर 2 लिख दीजिए। यहाँ पे आते हैं ऊपर पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कितना है 10⁻⁻1 और इसका बेटा होल 5। MnO4 की कंसंट्रेशन कितनी है, अपान में आएगा ये ऊपर और ये तीनों नीचे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आएगा यहाँ पे 10⁻⁻1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻2 और इसका क्या है होल 6। समझ गए बात को,
ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.5 माइनस 6/1000 लॉग ये आ जाएगा कितना, देखो 10 की पावर -2 काटिए, या फिर इसको एक बार ऐसे कर लिए 10 की पावर 4 अपान ये आ जाएगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -2, 10 की पावर -12। बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो अब इसको उड़ाते हैं, अब इसको थोड़ा करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर चाहें तो इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, और इसको अब ऐड करते हैं, ठीक है। 10 की पावर -12 2 14 -1 15। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। अब डायरेक्ट में क्या है, सबसे पहले यहाँ तो बचा है 1.5 माइनस 6/1000 लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा देखिए कितना शानदार दिया। 10 की पावर यहाँ जाएगा 15, कितना जाएगा 10 की पावर 15। अब इसको हम आगे सॉल्व करें यहाँ पे तो 1.5 माइनस का 6 × 15 अपान कितना रहेगा 1000, कितना रहेगा 1000। क्लियर बात हो गई यहाँ पे। अब देखिए तो अब इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 1.5 माइनस 90/1000। एक जीरो उड़ा दीजिए, एक जीरो उड़ा दीजिए, कितना बचा है 1.5 माइनस का 0.09, कितना बचेगा 0.09 यहाँ हो जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा 1.41, इतना तो सब लोगों को आता ही है। और इन्होंने जिस फॉर्म में आंसर दिया है तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो 141 × 10 की पावर -2 वोल्ट आ जाएगा। तो अब अपना आंसर कितना आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा, ई सेल, ठीक है। तो ई सेल आंसर देखिए सभी लोग, ये आ गया 141 × 10 की पावर -2 वोल्ट। मिलाइए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये 10 की पावर 2 यानी आंसर कितना रहेगा, अपना आंसर कितना रहेगा, आंसर रहेगा 141 इंटीजर में। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत रिलैक्स होकर सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट, कोई मल्टीपल का इतना नहीं है कुछ भी, बट इलेक्ट्रो का बढ़िया क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट अपना देख लीजिए क्या क्या हमने अप्लाई किया है, ठीक है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब उसके बाद जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। इफ 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है आपको, किसमें, इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.8 वाटर में जोड़ा गया, 20 डिग्री सेल्सियस में भी मिलाया गया। वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, मिलीमीटर में निकालना है, ठीक है। चलिए तो किसका क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है अपना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सोल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आपको गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लें या पहले लगाते हैं फॉर्मूला क्या निकालने को बोल रहा है। सबसे पहले होता है PA0 माइनस का PS अपान PA0, क्या होता है PA0 बराबर, और यहाँ पे होता है बच्चों क्या, यहाँ पे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यानी यहाँ हो जाता है मोल्स ऑफ B अपान मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अब हमें क्या क्या दिया गया है, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया गया। ये क्या है, प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर है, और ये तुमसे बेटा पूछा गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। कुछ डेटा दिया गया उसको लिख ही लेते हैं, माइनस का PS अपान कितना रहेगा, अपान कितना 17 पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत शानदार। यहाँ पे क्या है 17.5 बराबर। अब मोल निकालना है तो देखो क्या दिया, वेट ग्लूकोज का बेटा कितना दिया है 18। तो मोलर मास हमें पता है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बोले तो मोल्स ऑफ B 18 अपान कितना रहेगा 180 मोलर मास होता है, 0.1 आ गया। क्लियर सभी को। मोल्स ऑफ A का मतलब मोल्स ऑफ वाटर का वेट दिया है 178.2 अपान 18 से करो 9 बार 162 जाएगा दशमलव, और 162 फिर दे रही है 16
60 बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा और 16 के बाद फिर से जाएगा 9 टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1, यहाँ पे 0.1 प्लस का 9.9, तो ये क्या जाएगा 0.1/10। कितना आ गया, कितना आ गया, समझ गया ना, 9.9 लिखा है ये आ गया। अब चाहे तो 100 कर लो या इतना ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा 175, 175 माइनस का 10 PS आ जाएगा बेटा, और यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75 आएगा। अब उसको हम ले जाते हैं उस साइड में, तो ये आ जाएगा 10 PS बराबर 175 माइनस का 1.75, क्या जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कितना बचेगा देख लीजिए, तो घटा दीजिए इसको, इधर बचेगा कितना 25, कितना बचेगा 25, ठीक है 52। अब यहाँ पे कितना बचा है, इसमें से चला गया 4 बचा है, 4 में से जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बेटा 7 और 1, ठीक है 7 1, समझ गए बात को इतना। अब उसके बाद हमको तो निकालना PS, तो PS बराबर क्या आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 17.325। अब ये दिया गया। अब इसमें नियर इंटीजर लिखना चाहिए था, यहाँ पे कुछ बच्चों को देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यहाँ पे बोले नियरेस्ट इंटीजर या फिर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इस केस में क्या है कि आंसर जनरली जो है बोलना पड़ेगा, तो अब इसमें आंसर अपना क्या रहेगा बच्चों, आंसर जो है यहाँ पे इंटीजर में बोलेगा तो फिर ये वाला आंसर रहेगा 17, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर। और ये समझ गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से लग रहा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं है। आगे देखिए, तो कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दिया है, ln k = 33.24 - 4 × 10⁴ दिया गया, ठीक है। और इन इस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज किलो जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी आपसे बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। चलिए तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। आप जानते हैं यहाँ पे जो दिया गया पहले तो वो लिखते हैं ln k = 33.24 माइनस का 4 × 10⁴/t, k का कोई रोल नहीं है। अब हम जानते हैं अरेनियस इक्वेशन ln के फॉर्म में ये होता है ln k माइनस का EA/r इंटू, और इसको चाहे तो आप ऐसे 1/t लिख लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिल जाएगा, EA/r = ये मिल जाएगा 4 × 10⁴। अब r की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है, कितना लेना है ये लेना है आपको, तो EA जो है बच्चों क्या आ जाएगा, EA बराबर हो जाएगा 4 × r की वैल्यू 8.314 × 10⁴ बराबर, सॉल्व कर लीजिए, यहीं लिख लीजिए। तो कितना रहेगा 16, 5, 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 8 और 4 कितना 32 और एक कितना हो जाएगा 33, ठीक है। इंटू दशमलव कितने 3 दशमलव यहाँ लगाओगे, इंटू 10 ऐसे लिख लीजिए। इसको हमें बनाना किलो में, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 33.56, ठीक है, इंटू कितना रहेगा 10 आ जाएगा यहाँ पे 3 और यही किलो हो जाएगा। तो आंसर अपना लगभग ये आएगा 56। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है किलो जूल आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा किलो जूल, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो दिया गया है वो गड़बड़ है, देखिए 3 ऐसे ये रहेगा इंटू 56 ये किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे इसको राउंडिंग ऑफ में या तो बोले, जब तक आपको क्या बोला है यहाँ पे कुछ बोला है, कोई बात यहाँ पे आपको बोली नहीं गई है कि कहाँ तक इसका आंसर लेना है, तो अब इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इसका आंसर ये वाला जो है वो चेक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो राउंडिंग ऑफ में देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो राउंडिंग ऑफ में 5 6 है तो इसको छोड़ नहीं सकते फिलहाल, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा, जैसे यहाँ लिख दिया नियरेस्ट इंटीजर,
तो नियरेस्ट इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल से पहले वाला। राउंडिंग ऑफ में मतलब 99.98 चला गया, 99 चला गया, तो राउंडिंग ऑफ करके पीछे वाले को 1 बना दीजिए। इस क्वेश्चन को पहले समझिए सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मिक्सचर ऑफ H2SO4 दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ऑक्जेलिक एसिड दिया है एंड सम इम्प्योरिटी वेट दिया गया है जिसका पूरे मिक्सचर का, और इम्प्योरिटी भी 4.185 ग्राम, वॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड अप टू 1 लीटर। अब कह रहा 1 लीटर सोल्यूशन बनाया गया, मतलब ये समझिए बात को यहाँ पे सबसे पहले कि 1 लीटर सोल्यूशन यहाँ पे है और इसके अंदर H2SO4 मिला है, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पड़ा हुआ है और इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी है, और इस पूरे सॉल्यूशन का वेट है 4.185 ग्राम। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 10 ml ऑफ इस सॉल्यूशन, इसका कितना ले लिया गया, 10 ml बोल रहा है, कितना 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1.5। अब कह रहा 10 ml इस सॉल्यूशन का कितना रिक्वायर्ड है, 1.5 ml और 0.2 नॉर्मल NaOH, ठीक है, ये दे रहा है, कह रहा है रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये दिया गया है। अगले एक्सपेरिमेंट क्या करा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, इसी में से 100 ml, कह रहा 100 ml ऑफ दिस द सेम सोल्यूशन in hot condition required 2 ml 0.04 molar KMnO4 solution for the complete reaction weight percent of सल्फ्यूरिक एसिड इन द मिक्सचर। यानी ये पूछ रहा है, तो क्या कहानी बनेगी अगर इसकी बात बोलें तो सिंपल मैं बोलता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का वेट परसेंट निकालने के लिए देखो मज़ेदार बात, यहाँ पे हमें निकालना होगा वेट H2SO4 का और टोटल वेट किसका, सॉल्यूशन का जो तुमने बनाया है, ये आपको करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइट्रेशन से संबंधित ले लीजिए या और भी मेनली टाइट्रेशन से संबंधित है। चलो देखिए समझते हैं पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बच्चों। क्या दिया है, NaOH। आप देखिए एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 हमने बता दिया। पहला तो क्या दिया है 10 ml और दूसरे वाले, पहला तो एक्सपेरिमेंट ये हो गया, दूसरा ये बोल रहा है, ये क्या कर रहा है 0, इसका कितना लेना है 100 ml, कितना लेना है 100 ml और किससे रिएक्शन कराना है 2 ml 0.04 मोलर KMnO4 सोल्यूशन से। और हमें बस करना क्या है, हमें बस एक काम करना है, पूरे क्वेश्चन की थीम समझ लीजिए, देखने में लग रहा है बड़ा कैलकुलेशन तो डेफिनेटली है यार, जेई का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए हमें बस वेट निकालना है। क्या करना, देखो यहाँ देखो सभी लोग, इसमें करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आपके पास ये तो दिया गया है 4.185 और बस वेट किसका मिल जाए, H2SO4 का वेट मिल जाए। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और तुम्हें यहाँ पे H2SO4 का वेट मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो करना क्या है आपको, बस ये H2SO4 का वेट मिल जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे बेटा 2 एक्सपेरिमेंट है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों की सहायता से वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, और सल्फ्यूरिक एसिड का वेट मिल जाएगा तो यह है। तो एक तरीके से यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का भी क्वेश्चन कह सकते हो, टाइट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो अब करते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से। चलो अब उसके बाद पहला कहानी 1। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे NaOH क्या है, मैं सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये NaOH किससे रिएक्शन करेगा, इसमें से इन दोनों से रिएक्शन करेगा। किनसे करेगा, 1। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, पहले हम किसकी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता नहीं इसमें किसका कितना वेट है, 3 दिए गए हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटी भी कुछ है। तो सबसे पहले हम मानेंगे हम लोग, अब ये सवाल आसानी से, लेट मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बराबर मान लीजिए X और मिलीमोल्स ऑफ H2C2O4 बराबर आ जाएगा Y, ठीक है। और इसका एक्स फैक्टर एसिड है, क्या है, एसिड। अब देखिए दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया है, मैं ज़्यादा चीज़ें चलिए यहाँ लिख भी देता हूँ। अब H2SO4 की रिएक्शन किससे हो रही है, H2SO4 प्लस H2C2O4, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, पूरा मिक्सचर NaOH के साथ, और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका एक्स फैक्टर सभी को पता है कितना होता है बेटा 1, इसका एक्स फैक्टर 2 मान लो ये 2 होता है, यहाँ पे 2, और इसका एक्स फैक्टर कितना होता है 1। इसकी नॉर्मेलिटी दी है तो एक्स फैक्टर की जरूरत है ही नहीं तुम्हें, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इस पूरे सोल्यूशन का कितना लेना है 10 ml। कितना लेना है बच्चों 10 ml आपको लेना है, ठीक है। इसका कितना रिएक्शन कराना है, इसका कराना है 10 ml। कितना कराना है 10 ml, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, टोटल या सिंपल। इसके टोटल दोनों रिएक्शन करेंगे इसके बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिक्सचर। क्या लिखोगे एसिड मिक्सचर, एसिड मिक्सचर है इक्वल टू आप लिखोगे मिली इक्विवेलेंट किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बहुत ध्यान से समझना, देखिए 1 मोल 1 मिली मोल्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है 1 मिली मोल्स बराबर 1 मिली मोल्स बराबर कितना होता है 10 की पावर 3 मोल्स। कितना होता है 10 की, जैसे 1 लीटर, देखिए कई बच्चों के यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जैसे 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, तो 1 ml बराबर 10 की पावर 3, तो ये रहता है कहानी। इस क्या रहेगा यहाँ पे 1 मिली मोल्स बराबर इतने मोल, ठीक है, इतने मोल, या 1 मोल बराबर, तो 1 मोल बराबर अगर लिखना चाहोगे तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा 1000 मिलीमोल्स। क्या हो जाएगा मिलीमोल्स। ध्यान से समझना, अब यही चीज़ हम लगाने वाले हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से समझें पहले तो अब क्या है, चूंकि दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले 10 ml है, मिलीमोल्स में लिखना है तो 10 ml अपॉन 1000, और यहाँ पे रहेगा इसका मिलीमोल्स। मिलीमोल्स यहाँ पे इसके कितने लिखे थे x इंटू एक्स फैक्टर 2 और y इंटू 2 बराबर। अब यहाँ क्या रहेगा बच्चा इसका, तो यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे 0 पॉइंट कितनी थी नॉर्मलिटी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जो है ये था 0.2 नॉर्मल इंटू 1.5। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले 1 0 ये उड़ा दीजिए और यहाँ पे क्या मिलेगा 15 इंटू 2, तो यहाँ बनेगा बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे रहेगा अपना ये 30 अपान कितना रहेगा 2 0 100 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 100, तो ये आ गया 30। कितना आ गया 30, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई मिलीमोल है, ध्यान रखना 15। क्या आ गया 15, एक इक्वेशन x y में आ गई। हमें x y में से कोई x निकालना है कुल मिला के, ठीक। एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया 1। अब इसको क्या है कंडीशन देखिए दूसरी वाली के लिए लिख लेते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब क्या लिखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 2 में। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि रिएक्शन कौन कौन करेगा। यहाँ पे H2SO4 आपके पास है, और बेटा क्या है यहाँ पे आपके पास H2C2O4 है, और प्लस का क्या है KMNO4 है। एक्सपेरिमेंट 2 की कंडीशन बता रहे हैं। पहले तो तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा इसमें कौन कौन रिएक्शन करेगा और कौन नहीं करेगा। देखिए ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है +6 में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3, और ये मैक्सिमम में है। तो सबसे पहले क्या है KMNO4 जो है, ध्यान से समझो, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, केवल इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये रिड्यूस होगा और इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। H2SO4 जो है सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पे चेक करेंगे। बात समझ गए? तो यहीं पे देखिए थोड़ा सा मैं लिखता हूँ आपको साइड में, इधर देखिए सब लोग इतने में कैलकुलेशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो है इसका और यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर से वही मिली इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मिली मोल्स, मैं इसके लिख रहा हूँ मिली इक्विवेलेंट किसके, तो देखिए मिली इक्विवेलेंट किसके बच्चों, यहाँ पे H2C2O4 के बराबर किसके, मिली इक्विवेलेंट KMNO4 के, ठीक है। 100 ml इसमें से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 100 ml। तो अब क्या रहेगा 100 अपान 1000 मिलीमोल्स के लिए।
अब इंटू क्या रहेगा, अब यहाँ पे 2y H2SO4 का एक्स फैक्टर फिर से 2y इक्वल टू क्या रहेगा, अब यहाँ पे इसकी मोलारिटी है 0.04 इंटू 2, और जब ये किस में जाएगा, एसिडिक मीडियम में है, Mn+2 में जाएगा, ये बात भी समझनी है आपको। तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स फैक्टर KMnO4 का 5 होगा, M1V1X1, और एक्स फैक्टर कितना रहेगा 5। ठीक है, ध्यान रखना, दशमलव हटाएंगे कितना लगेगा यहाँ पे 2 0, तो 1 से कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करना है। ये कट गया, 1 0 यहाँ से, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 से ये वाला 2 कटेगा, क्या क्या बचा देखो, y इक्वल टू, इधर वाला सारा कट चुका है, ये आ जाएगा कितना 20, कितना बचेगा यहाँ पे 20, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 को जब आप यहाँ पे, तो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 20/10, यानी ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, बहुत ध्यान से, y आ गया 2। अब y आ गया 2, अब यहाँ देखो क्या इतने में काम चलेगा, इतने में मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेट करने की। तो y आ गया 2, तो x की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं यहीं से। देखो सब लोग ध्यान से, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, मिली इक्विवेलेंट लगा लिया अपन ने दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। रिएक्ट कौन करेगा, H2SO4 C2 ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 रिएक्ट करेगा, बता दिया क्यों करेगा। अब उसके बाद ये रिएक्शन लगाई और रिएक्शन के बाद डेटा रखा, y की वैल्यू मिल गई 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो बताओ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y उधर घटाओगे 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13, x बराबर आ गया है 13। और ये क्या है, ये है मिलीमोल्स, ये क्या है मिलीमोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के। तो अब हम मोल्स जब निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर आ जाएगा 13/1000 या 13 इंटू 10 की पावर -3। ये बात समझिए सब लोग, हमने मिली मोल्स मांगे थे, हमको तो मोल निकालना है ना बच्चों। तो अब उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें निकालना है वेट। तो वेट H2SO4 का देखिए, अब डायरेक्ट मैं कैलकुलेट करवाता हूँ। H2SO4 का वेट जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, वेट अपन मोलर मास आ जाएगा, तो इसका आता है 98 इंटू 13 और इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको इसका वेट मिल जाएगा। और वेट के बाद अब कैलकुलेशन थोड़ा जगह नहीं है, बहुत ध्यान से समझ में बताता हूँ, कर लोगे सब लोग, वेट निकाल लोगे 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 1.7 है, जो भी वेट आए, मान लीजिए वेट निकाल लिया। अब वेट निकालने के बाद फिर कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्या करना है। आपको मिल गया वेट, और वेट मिलने के बाद क्या करोगे, इसका वेट अपॉन H2SO4 जब करोगे तो इसका आंसर बेटा लगभग आपको यहाँ पे 30% के करीब मिलेगा। कितना मिलेगा, 30% आंसर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। सॉल्यूशन दिया गया है, 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दी गई हैं, सिंपल है, परसेंटेज कंपोजिशन का, H2SO4 का, दोनों में से किसी का भी एक का वेट निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, चूँकि हमसे यहाँ पे हाँ मजबूरी है सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना होगा, क्योंकि परसेंटेज इसी का पूछा है, ठीक है, परसेंटेज इसी का पूछा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम का लिख रहा है, आपको दिख रहा है। इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgCO3 Ag सिल्वर आयोडेट का है, सिल्वर आयोडेट, मॉलिक्यूलर मास 284 दे दिया, इक्विलिब्रियम सेट एस, इक्विलिब्रियम आपको सेट करके इन्होंने दे दिया, रिएक्शन दे दी। इन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP of AgIO3 at a given temperature is इतना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। अब उसके बाद कह रहा है कि द मास ऑफ AgIO3 कंटेन इन 100 ml ऑफ इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। कह रहा है कि सिल्वर आयोडेट का जो मास है वो हमको बता दीजिए 100 ml में, कितने में बता दीजिए 100 ml में। सबसे पहले क्या है, KSP है, सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन आपको दे देगा, कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वेट निकालना है ना आपको, ठीक है, मास, तो मास अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 दिया गया। बस देखिए कितना सिंपल है। तो सबसे पहले इससे हम KSP लगा देते हैं डायरेक्ट, क्या लगा देते हैं, KSP डायरेक्ट लगाते हैं अपन फटाफट जल्दी से। तो KSP बराबर क्या होता है बताओ जरा, इसके लिए लिख लें डायरेक्ट, ये आ जाएगा S², 2 टाइप के आयन मिल रहे हैं ना, और KSP आपको कितना दिया गया है 10 की पावर -8 इक्वल टू S², तो S बराबर आ गया 10 की पावर -4, और ये मोलर होता है, क्या होता है, मोलर, यानी कंसंट्रेशन दिया। तो कंसंट्रेशन में क्या करोगे भैया, ये आएगा वेट किसका, Ag
AgIO3 का, आयोडेट का मोलर मास आपको क्या दिया गया है? हाँ दिया गया, कितना 283 इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 100 ml, कितने में निकालना है? 100 ml इंटू क्या करोगे 1000 बराबर 10 की पावर -4। आपको कितना सरल था क्या? हाँ भाई इतना ही सरल था। तो 2 जीरो तो ये वाले काट दीजिए, कट गए यहाँ से। अब उसके बाद क्या रहेगा देखिए, तो वेट आपको मिल जाएगा AgIO3 इक्वल टू कितना, ये मिल जाएगा 283, कितना मिल जाएगा 283, ठीक है 283 ये आ गया। अब उसके बाद इंटू 10 की पावर कितना 4 माइनस का इंटू क्या रहेगा 10, तो ये आ जाएगा, किसमें पूछा गया है? मिलीग्राम में तो नहीं दिया गया, मास ऑफ, अच्छा 10 की पावर 5 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या रहेगा, अब यहाँ पे आ गया अपना 283 इंटू 10 की पावर -3, ओह सॉरी डिवाइड होगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या होगा आ गया होगा आंसर। अब तो इसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इतना तो सब लोग कर ही लोगे, 10 की पावर -5। तो अब क्या है, चूंकि हमें इंटीजर पूछा गया है, यहाँ पे डॉट डॉट 10 की पावर 5 है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 58, क्या दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स दिया गया है 3 तरह के, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट विद लार्जेस्ट वेवलेंथ HBM, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जेई ने पिछले 5 साल में आई थिंक 2 बार, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया भी, और JBC टाइप का इससे संबंधित, ठीक है। तो आप लोग स्प्लिटिंग का मामला जानते हैं, देखिए थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एनर्जी जो है ना इक्वल टू ये रहती है यहाँ पे h बराबर SC/λ। तो होता क्या है, स्प्लिटिंग और इसकी बात करें तो हम वेवलेंथ को रिलेट करते हैं सारे। तो वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ यहाँ से देखिए, वेवलेंथ जो है क्या होती है 1/λ। स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CFT से ध्यान से समझिए, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, मेन कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ लिखता हूँ उसे। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लैम्डा जो है वो 1 होता है डेल्टा, और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड की स्ट्रेंथ, समझ गए, लीगेंड की स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इन्होंने क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, किसकी सबसे ज़्यादा यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो देखिए यहाँ पे जिसमें स्प्लिटिंग कम होगी लैम्डा उसका ज़्यादा, और लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी ज़्यादा। हमसे तो लैम्डा की बात की जा रही है। तो अब हमारा क्या रहेगा बेटा, स्ट्रेंथ निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे किसकी होती है, साइनाइड है, CO सबसे ज़्यादा होता है, जो दिए गए वही लिखते हैं। फिर आता है NH3, और NH3 के बाद आता है फिर H2O, और H2O के बाद फिर आता है Cl। ये स्ट्रेंथ का लीगेंड है, किसकी, स्ट्रेंथ की लीगेंड, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो Cl जिसमें Cl है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो कौन सा आंसर रहेगा जिसकी वेवलेंथ, तो इधर देखो ध्यान से सब लोग, इस वाले की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको पहले से हाथ उठा लीजिए, इस वाले की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब इसकी कहानी समझते हैं, इसकी क्या समझते हैं, कहानी समझते हैं, क्या कहानी इसकी, चलिए। अब उसके बाद इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, तो सबसे पहले अब देखिए इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना सब लोग, X+-2 इक्वल टू, अमोनिया का तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का 1, X इक्वल टू कितना रहेगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट +3, क्या दिया है, कोबाल्ट +3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कोबाल्ट का, ये होता है 3D7 4s2, क्या बचेगा आप देख लो, 4s2। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये वाला करोगे, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से अब क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन इसी का हम डायरेक्ट अगर लिखें तो यहाँ तो हो जाएगा 0, और इस पर बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन।
7 थे ना, 6 बचेंगे। अब इसको ज़रा देख लीजिए एक बार फिल करके, 1 2 3 और एक यहाँ ऐसे बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 4p 0 है, 4d 0 है, आगे नहीं। सबसे पहले अब NH3 क्या है, इसके अंदर है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। कैसा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये भरेंगे और यहाँ आ जाएगा ऐसे। अब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी ना, पेयरिंग होगी तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे ना, तो जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर निकालना हो तो DsP D2sp3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो भाई, कितने बच रहे हैं, 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0 शून्य आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A इक्वल टू प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इतने से इतने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए, काइनेटिक्स का है, केमिकल काइनेटिक्स का 12th का पेपर टॉपिक। नियरेस्ट इंटीजर यहाँ लिख दिया गया, यहाँ आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे। तो हमसे पूछा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A। तो देखिए फाइनली आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले आपसे कह रहा रेट निकालनी है, कंसंट्रेशन K, और इसकी कंसंट्रेशन जब कितनी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.01 मोलर। ऑर्डर फर्स्ट बोल ही दिया गया तो ऑर्डर इसका फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको K की वैल्यू चाहिए, अगर K की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म। तो बस करना क्या, K की वैल्यू निकाल लीजिए इधर। अब K बराबर क्या दिया गया है, K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T। लिख दूं डायरेक्ट, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखाया था CA0 अपॉन CAT। क्या करा, यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो। ठीक है, जब फाइनल कंसंट्रेशन देता है तो यहाँ पे 2.303 अपॉन T मिनट में निकालना, तो इसको मिनट में ही रखना है, ये ध्यान रखना, मिनट में लॉग। अब CA0 कितना था बेटा, 0.1 से कितना, 0.1 मोलर से कहाँ तक जा रहे हो, 0.025। तो अब क्या करना, सिंप्लीफाई करते 2 जीरो लगा लो, और उसके बाद जो है यहाँ से ये हटाओगे, ये हटाओगे, 25 बचेगा, इसको काटोगे 4, और 4 से जब इसको उड़ाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आएगा 2.3, इसको लिख लीजिए 2.3, और इंटू 0, इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0.3 अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 40 मिनट जरूर लिखते रहना। ठीक है, अब ये आ गया, 2 से उड़ा लो, इसको क्या रहेगा, 20 बचेगा, और इसको उड़ाओगे जब, आगे कैलकुलेट कर लो चल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 303 इंटू 0.3 अपॉन इतना 20 बचा है, तो बस K की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो R बराबर कितना रहेगा, 2.303 इंटू 0.3 इंटू 0.01 अपॉन 20। ठीक है, डेसिमल अब हटाओगे, 4 दिया ना वहाँ पे, तो 2 जीरो तो ये आ जाएगा। ये वाला भी जब डेसिमल हटाओगे तो एक 10 और आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसको जब उड़ाओगे तो यहाँ 10 बचा, और इस वाले को काटो तो 1 पॉइंट कितना रहेगा, 15, इतना आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या क्या बचा है पहले देख लीजिए, 1.15 इंटू ऊपर बचा है 3, और नीचे क्या है, 10 की पावर बच्चों आ जाएगा 4, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब तो अब यहाँ पे 10 की पावर 4 आ गया। अब यहाँ इसको जो है करते हैं, तो सबसे पहले 3 से जब यहाँ करेंगे 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना रहेगा, 15, और इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये आ गया। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है। अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो इसका आंसर आई थिंक 3 दिया गया है। अब कितना, एक्चुअली में इसमें अगर हम बात करें तो देखिए राउंडिंग ऑफ अगर यहाँ तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर नियरेस्ट इंटीजर बोल देता तब तो आपको आंसर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा अपने को,
1 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? मतलब यहाँ तक तो 3 आंसर देना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, एग्जैक्टली ये 5 है और 5 से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, इवन है। तो अगर इवन होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर सिंगल इंटीजर का बोला नियरेस्ट इंटीजर, तो अब नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर बच्चों 3 लिखोगे। इसमें ध्यान रखना है राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है, मोल में सिखाते थे पहले, फिजिक्स में भी बताते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में शुरुआत में सिग्निफिकेंट फिगर और इसका, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में, तो आंसर इसका इंटीजर में 3 आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या दिया है, एक क्वांटम नंबर आपसे पूछ रहा है n, ठीक है, क्वांटम नंबर n पूछ रहा है। क्या दिया गया है, करस्पॉन्ड टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, यानी कह रहा है कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इफ on a transition to the ground state that ion emit two photon in succession with the wavelength of, दोनों की कह रहा है वेवलेंथ कितनी है, एक की है 108.5 और दूसरे की 30.4 मिली नैनोमीटर विल बी, ये कह रहा। तो इसमें सिंपल पहले समझो कहानी क्या है। कह रहा है कि भैया हमें बता दीजिए क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर यानी वो हमें सेल नंबर बताइए, वो ऑर्बिट बताइए जहां से हम इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो पहले वाले की जो क्या नाम अपना वेवलेंथ है तो ये है और एक वेवलेंथ ये है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा, अपने को पता नहीं, तो ये वेवलेंथ क्या है, छोटी। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कम है तो N2 से इमिट हो रहा है और कहाँ जाएगा, N1 इक्वल टू 1 पे, कहाँ जाएगा, 1 पे, ठीक है। तो अब इसकी वेवलेंथ दी है, तो हम सब जानते हैं क्या होता है, इधर से लिखते हैं, 2 इक्वेशन करने पड़ेंगे अपने को 2 बार। तो सबसे पहले 1/λ, आपको क्या पता है, 1/λ इक्वल टू यहाँ पे होता है अपना RH रेडवर्क कांस्टेंट, Z का स्क्वायर 1/N1, 1 बोल दिया है, और -1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब रख देते हैं। अब लैम्डा भैया इसके लिए कितना दिया है, इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो ये दिया है 1/3.4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 5 Z स्क्वायर हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, Z स्क्वायर हीलियम के लिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 का स्क्वायर इंटू ये रहेगा 1 - 1/N2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको करना क्या है, देखिए इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे इसकी और आगे तक की वैल्यू रखनी पड़ सकती है। तो अब N2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, N2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब क्या है, यानी कि जो फाइनल जो हमने N2 इक्वल टू, एक्चुअली क्या N2 इक्वल टू 2 है, N2 इक्वल टू क्या है, 2 है यहाँ पे, यानी 2 से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसको इमिट किया गया था। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब हमें फाइनली निकालना क्या है, इसके लिए निकालना है। तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो N1 है, मतलब N1 यहाँ कितना हो जाएगा 2 और N2 फिर से आपको निकालना है, ठीक है। सब देखिए, तो अब क्या रहेगा, तो फिर से निकालेंगे दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे के लिए हम लोग निकालेंगे। तो अब क्या रहेगा, 1/λ बराबर फिर से RH Z स्क्वायर और यहाँ पे 1/N2 स्क्वायर, N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 1/ यहाँ कितना रहेगा, अच्छा एक चीज़ और समझना बच्चों, नैनोमीटर यानी यहाँ पे सेंटीमीटर में रहता है, तो इसको 10 की पावर -7 रखना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए सब लोग इसको। तो इसमें जब वैल्यू आप पुट करोगे ना यहाँ पे, तो ये पुट करेंगे 30.4 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर इन्वर्स में होता है। तो 1/ कितना लिखेंगे यहाँ पे 108.4 इंटू 10 की पावर कितना रहेगा, माइनस का 7 यहाँ भी, और ये 1.09 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना रहेगा 5, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा फिर से, और इधर लिखेंगे अपन लोग 1/4 माइनस 1/N2, ये लिखेंगे। अब इसमें जब N2 इक्वल टू निकालोगे तो N2 बराबर कितना रहेगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, 5 है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जब हम एमिट करेंगे तो कौन सा वाला एक्साइटेड स्टेट रहेगा 5,
क्या रहेगा 5, यानी जो ऑर्बिट रहेगा वो कौन सा ऑर्बिट रहेगा, वो 5th ऑर्बिट रहेगा। कौन सा रहेगा 5th, यानी आंसर इसका क्या रहेगा बच्चों 5 आ जाएगा। समझ गए बात सब लोग। तो इस तरीके से पूरा पेपर जो है अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए जो है कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे थोड़ा सा आप लोग अपनी अच्छी हैबिट बनाएं। और ETS 6 का ये डिस्कशन था। होपफुली सारे लोगों को क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला पेपर रहेगा, फिर हम लोग अगले पेपर के लिए मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। रेगुलर जो है अपना सोल्यूशन देखते रहिए और जो भी आपको डाउट है वो क्लियर करते रहें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।